हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम ज्योमेट्री का दो पार्ट रह गया था, यानी कि दो टॉपिक रह गया था, उसका हम इसमें डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये जो दो टॉपिक हम करा रहे हैं, इससे अगर आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पॉलीगन है, पॉलीगन से अक्सर नॉर्मल क्वेश्चन एक बन ही जाता है, तो इसमें हम बहुभुज के बारे में और चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनटेक स्टडी को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आपको एक प्लेलिस्ट है ICR मैथ करके, उसको आप देखिए, सारे लेक्चर आपको सीक्वेंस से वहाँ मिलेंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है, या फिर फेसबुक पेज से भी आप ऐड हो सकते हैं। देखिए, पॉलीगन, सबसे पहले हम डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं पॉलीगन के। ठीक है, तो जो इनका डिफिनीशन अगर हम देखें, जो पॉलीगन होता है उसका क्या डिफिनीशन होता है, तो आप देखेंगे कि कोई भी आपके पास मतलब आकृति है जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई है, उसे हम बहुभुज कहेंगे, यानी कि पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो भुजाओं की संख्या n है, तो n की वैल्यू क्या होगा, n इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3, यानी कि कोई भी आकृति हो जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो और वो क्लोज्ड हो, तो ऐसे हम आकृति को क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे, यानी कि पॉलीगन। जैसे हम देखें, जो हमारा ट्रायंगल है एक तरह का पॉलीगन है, ठीक है, और आपका षटभुज जो है ये भी है, और आयत है, ठीक है, पंचभुज है, ये सारे आपके क्या हैं, एक तरह से बहुभुज हैं। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। आगे क्या है, बहुभुज के प्रकार हम देखते हैं, तो हमारे पास पहला आता है समबहुभुज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो वह बहुभुज जिसके सभी भुजा, यानी कि सभी साइड और अंतःकोण, यानी कि इंटरनल एंगल ये दोनों क्या हो, समान होते हैं, तो उन्हें हम समबाहुभुज कह देते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल की बात करें, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें देखिए 3 पॉइंट अगर A, B और C है। समबाहु त्रिभुज में आपको पता है क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। ठीक है, तीनों भुजा बराबर हो गई यहाँ से, और तीनों एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, तो हम समबाहु त्रिभुज को क्या, समबाहुभुज बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, सारे एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ठीक है, और क्या हो, उनकी भुजा बराबर हो, तो ऐसे हम बहुभुज को कहेंगे समबाहुभुज, यानी कि रेगुलर पॉलीगन। और दूसरा नंबर होता है उत्तल बहुभुज, यानी कि कन्वेक्स पॉलीगन। तो इसमें क्या होता है, जो अंतःकोण है, आपका जो इंटरनल एंगल है, उसकी वैल्यू जो है 180 अंश से अगर कम है, सारे जो अंतःकोण हैं उनके जो एंगल हैं वो 180 डिग्री से अगर कम है, तो वैसे आकृति को हम उत्तल बहुभुज बोलेंगे। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, यानी कि आयत, तो आयत एक तरह से क्या है, आपका उत्तल बहुभुज हो जाएगा, जिसमें चूंकि इंटरनल एंगल क्या है, 90 डिग्री के होने के कारण ये 180 से कम है, दिस मीन्स ये आपका कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, अब आगे हम अवतल बहुभुज का बात करें तो कनकेव पॉलीगन होता है। ठीक है, इसकी इंग्लिश, तो इसमें एक या एक से अधिक कोण जो है, अंतःकोण, एक या एक से अधिक अंतःकोण अगर 180 अंश से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे कि कनकेव पॉलीगन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फिगर है, इस तरह से हो कोई फिगर, ठीक है, इस तरह से कोई फिगर आपके पास हो, तो इसको बोल दोगे आप क्या, इसको आप कह सकते हो अवतल बहुभुज, यानी कि कनकेव पॉलीगन, क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है आपका, 180 डिग्री से अधिक है, तो ऐसी आकृति को हम कहेंगे अवतल बहुभुज, यानी कि कनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, ये सारे बेसिक पॉइंट आप ध्यान रखो, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं बहुभुज जो हमारा होता है, यानी कि जो हमारा पॉलीगन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी और सी भुजा को अगर आप आगे बढ़ाते हो, ठीक है, तो सपोज ये आपका डी है, तो आपका जो एंगल ये वाला एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल, इसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल एंगल, यानी कि बाह्य कोण। ठीक है, ये आपका बाह्य कोण हो गया। और सिमिलर ये वाला क्या है आपका इंटरनल एंगल, यानी कि आई मान लो अगर, तो इंटरनल एंगल है आपका। तो इन दोनों का जो समेशन होता है 180 हमेशा होता है, यानी कि अगर फिगर में आप अगर देखो इंटरनल का आई और एक्सटर्नल एंगल जो है उसका ई है, तो इन दोनों का जो ऐड होगा वो 180 डिग्री होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी बहुभुज का अंतः कोणों का योगफल पूछे कि उसके अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, तो आप फार्मूला याद रखना, एक n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, अंतः कोणों का योगफल, जहां n क्या है, जहां पे n क्या है, भुजाओं की संख्या, जितनी भुजाएं रहेंगी उसकी संख्या है। ठीक है, n जो है वो भुजाओं की संख्या है। तो अगर आप n की वैल्यू इसमें रख दोगे तो पूरे बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें तो त्रिभुज के लिए अगर हम देखें तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे त्रिभुज में कितने होते हैं, त्रिभुज में n=3 होता है। तो अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो इस फार्मूले से करेंगे, तो यहाँ पे 3-2 रखेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री, तो ये क्या आ गया 180 डिग्री। यानी किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो फार्मूले से भी आपका आ रहा है। तो कोई चतुर्भुज, खष्टभुज हो, ठीक है, तो हेक्सागोनल हो, कोई भी हो, तो आप भुजाओं की संख्या यहाँ पे रखेंगे इस फार्मूले में, तो आपको अंतः कोणों के योगफल पता चल जाएगा। और बात करें कि प्रत्येक अंतः कोण कितना है, तो प्रत्येक अंतः कोण कितने, जितनी भुजा है उससे डिवाइड कर दो आप, पहले अंतः कोणों का योगफल निकाल लो, इसके बाद जो जितनी भुजाएं हैं उनसे भाग दे दो, तो आपका प्रत्येक अंतः कोण मतलब एक एक अंतः कोण आपको मिल जाएगा। जैसे n-2 इंटू 180 डिग्री, अब इसको हम भुजाओं की संख्या n से भाग दे देंगे, तो आपके पास प्रत्येक अंतः कोण पता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जा सकता है। ठीक है, अब बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा, तो कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे, तो आपके पास प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। अब विकर्णों की संख्या अगर पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो यहां से आप याद रख सकते हैं क्या होता है, n इंटू n-3/2। ठीक है, अब यहां से अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें कि देखिए विकर्णों की संख्या निकालना, आपके पास कोई यहाँ पे सपोज एक आपके पास आयत है। ठीक है, आयत में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, तो विकर्णों की संख्या आपको निकालना, तो क्या करेंगे 4 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहां से आप देखेंगे 4/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 नंबर्स, यानी विकर्ण जो कितने हैं इसमें 2 नंबर्स हैं। आपको पता भी होगा, आपके पास एक विकर्ण ये होता है और दूसरा विकर्ण ये, तो आ गया। अब यहीं पे बहुभुज में बहुत बड़े बड़े भुजाओं वाला आपको आकृति देगा, तो वहां विकर्णों की संख्या पूछेगा तो आपको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। ये आयत आपके पास है तो सीधे आप इसको समझ के ही बता सकते हैं कि 2 नंबर्स क्या है इसमें, डायगोनल यानी कि विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हुई एक तरह से। आगे हम बढ़ते हैं चतुर्भुज। अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में पढ़ते हैं कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे बेसिक चीजें ही देखेंगे,
बाकी जो चीजें हैं हम मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे, एरिया क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है। बस यहाँ इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखोगे आप ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार रेखाखंडों से घिरी जो आकृति होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है, पता हो गया आपको। अब चतुर्भुज जो है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए 3-4 पॉइंट आपको दिया गया है इसमें, टोटल 7 पॉइंट हमने दिया है। ये 7 पॉइंट बिल्कुल बेसिक हैं जिनको आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो ये बेसिक बातें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है कि अगर मान लो कोई आपके पास चतुर्भुज है तो उसको आपका रिप्रेजेंटेशन, पहला पॉइंट है आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप? बेसिक बात तो आप लिखोगे चतुर्भुज, ये साइन है चतुर्भुज का, ABCD, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, अगर मान लो ABCD एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज ABCD आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इसमें भुजाएं क्या है। ठीक है, भुजाओं के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। समूह भुजा और संलग्न भुजा होती हैं। तो भुजाएं अगर इसमें आप देखो, भुजा यानी कि भुजा किसे कहते हैं? यानी कि साइड, इंग्लिश में बात करें तो इसे हम साइड कहते हैं। तो हमारे फिगर में आप देख रहे हैं AB एक भुजा है, BC एक भुजा है, और CD एक भुजा है, और DA एक भुजा है। आपकी यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 4 हो गई। अब समूह भुजाएं की बात करें तो आपको, आपके पास यही पता होना चाहिए, अगर किसी क्वेश्चन पूछे समूह भुजाएं, तो ये आप फिगर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि AB और CD ये जो है समूह भुजाएं का एक जोड़ा है। ठीक है, और BC और AD ये समूह भुजा का एक पेयर है। तो ये ध्यान आपको समझ में आया कि यहाँ पे AB जो है उसके सामने की भुजा CD और BC की सामने की भुजा AD है। कभी कभी आपसे आसन्न, एडजेसेंट साइड, आसन्न या संलग्न भुजाएं की बात करता है, यानी कि एडजेसेंट। अगर साइड की बात करें तो आप क्या जवाब दोगे? तो देखिए आसन्न भुजाओं की अगर आपसे बात करता है तो आप क्या जवाब दोगे? आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? एक जो उससे लगी हुई होती हैं उसी को हम आसन्न भुजा कहते हैं, जस्ट उसके साथ टच रहे। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखना चाहें पेयर आसन्न भुजाओं का, तो AB और BC एक आसन्न भुजा है। AB और BC जो है भुजाएं एक आसन्न भुजा का जोड़ा है। ठीक है, सेम BC और CD है, BC से CD लगी हुई है, तो ये आसन्न भुजा है, एडजेसेंट साइड या संलग्न भुजाएं इनको बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? BC और CD एक पेयर हो गया। अगला पेयर आपके पास क्या है? CD और DA हो जाएगा। CD और DA ये दोनों एक पेयर है। आगे आप देखेंगे AD और AB या BA, तो आपके पास 4 पेयर बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि कभी आसन्न भुजा की बात करें तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आ जाएगी, आसन्न भुजा किसे कहते हैं? संलग्न। एंगल की बात करें तो हमारा जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है, 4 एंगल है, उसको एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और सम्मुख कोण की बात करें तो हमारा कोण A के सामने कौन सा है? कोण A के सामने हमारा कौन सा कोण है? कोण C है। तो ये सम्मुख भुजाओं का एक पेयर है, सम्मुख कोण का एक पेयर है, यानी कि कोण C, A और C सम्मुख कोण है, और कोण B है और कोण D है, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख है। ठीक है, अब आसन्न कोण की अगर यही बात कर दे, आसन्न कोण की, तो जो बगल बगल वाले कोण हैं वो आसन्न कोण हो जाएंगे। जैसे A के बगल में कौन है? B है, तो आसन्न कोण की बात करें तो A और कोण A, कोण B क्या है? आसन्न कोण है। ठीक है, सिमिलर कोण B और कोण C एक आसन्न कोण है, और C से फिर D, कोण C, कोण D, ये दोनों क्या है? आसन्न है। फिर D से कोण D से कोण A, तो ये सारे आसन्न कोण है। ठीक है, अब देखिए आप चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है? अंतःकोणों का योगफल क्या आएगा? तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला पीछे बताया था क्या? n-2 × 180 डिग्री।
अब यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 8 36 360 डिग्री। यानी कि कोई भी अगर आपके पास चतुर्भुज है तो उसके अंतःकोणों का योगफल कितना होगा 360 अंश। जैसे आपके त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, वैसे चतुर्भुज में भी आपका होता है। फॉर्मूला आपके पास है, किसी भी भुजाओं वाला आकृति है उस सारे का आपका अंतःकोण का योगफल निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमारा चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला क्या है समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम कहते हैं हम जिसे, ठीक है। तो ये आपके पास आकृति ये है, ये हमारा किस प्रकार का है समांतर चतुर्भुज है। दूसरा क्या है आयत है, आयत की ये आकृति है, ये आयत कहलाती है। और तीसरा वर्ग या स्क्वायर जिसे हम कहते हैं, उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और अगला है 4th नंबर सम चतुर्भुज, यानी कि रोम्बस, रोम्बस ये है आपका पतंगाकार, ठीक है। समलम चतुर्भुज की बात करें तो ये ट्रेपेजियम है, इस तरह से रहता है, दो सामने की भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। तो आपको बेसिकली आपके पास 5 प्रकार का चतुर्भुज है, इनके बारे में हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप देखेंगे समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए इसमें विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि पहला कंडीशन है आपको मेन याद रखना है कि विपरीत भुजाएं जो हैं एक दूसरे के बराबर होगी। यानी कि अगर हम नॉमेनक्लेचर इनको दे दें ए बी, कभी भी आप नॉमेनक्लेचर देते हैं तो एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है। इनमें जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए आपका पहला कंडीशन क्या है कि इसमें जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, ठीक है। और जो बी सी है वो समांतर है ए डी के, ठीक है। 2 पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आया। अब उनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं बराबर होती हैं, विपरीत भुजाएं। यानी कि यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो ए बी जो है डी सी के बराबर होगा, ए बी अगर डी सी के बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और जो आपका बी सी होगा वो ए डी के बराबर होगा, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ समझ आए आपको। अब अगला पॉइंट है विपरीत कोण बराबर होते हैं इसमें, ठीक है। जो विपरीत एक दूसरे के होते हैं वो कोण बराबर होंगे। जैसे कोण ए की बात करें तो कोण ए सी के बराबर, कोण बी डी के बराबर होगा। तो यहाँ से कोण ए इक्वल टू कोण सी और कोण बी इक्वल टू कोण डी। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और अगली बात करें तो इसमें जो एरिया होता है, अगर ये इसमें जो बिकर्ड, अगर हम बिकर्ड बनाएं तो जो बिकर्ड है वो 2 बराबर भागों में जो है इसको काट देता है। जैसे अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो इसका बिकर्ड आपका ऐसे सीधे जाएगा, सॉरी, और इसका सीधे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये बिकर्ड हो गए। तो बिकर्ड में आप देखिए जो आधा एक बिकर्ड जो है इनको 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कि इसमें अगर आप देखना चाहें तो त्रिभुज जो बन रहा है ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका बराबर होगा ए सी डी के क्षेत्रफल के। ये इनका दोनों का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा, यानी कि ये जो कर्ण है इसके द्वारा जो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। और ऐसे ही अगर आप देखें त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका अलग से बराबर होगा किसके, बीडीए के। त्रिभुज बीडीए का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो 2 चीजें आप यहाँ से समझ गए, आमने सामने के जो कोण है बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और इनका जो कर्ण है 2 बराबर भागों में इनको बांटता है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 पॉइंट आप याद रखना। अगला है आपका आयत, ठीक है। नेक्स्ट है आयत। तो आयत के पॉइंट आप देखिए, मतलब जो हमारा रेक्टेंगल है क्या कहलाता है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसमें हम अगर नॉमेनक्लेचर दें इसके बाद थ्योरम्स देखते हैं कुछ,
ए बी सी और डी, 4 पॉइंट है। तो ठीक है, तो 4 पॉइंट में क्या है, इनके जो भुजाएं हैं आमने सामने की वो बराबर होंगे और चारों कोण जो है 90 अंश के होती हैं। तो भुजाएं आपके क्या कौन कौन से बराबर होंगे, ए बी जो है वो बराबर हुआ किसके, सी डी के, और यहाँ से ए डी बराबर किसके होगा, बी सी के। ठीक है, एक आमने सामने भुजा बराबर होते हैं और सारे कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि कोण ए इजकल टू कोण बी इजकल टू कोण सी इजकल टू कोण डी इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, सारे 90-90 अंश के कोण होते हैं। ठीक है, और इसके जो आयत के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे आपसे विकर्ण मैं खींच देता हूं, ये आपका एक विकर्ण है और दूसरा ये वाला है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि अगर विकर्ण ए सी इजकल टू क्या होगा, बी डी। तो ये 3 पॉइंट आप यहां से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा तीसरा क्या है, वर्ग है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है इसमें। इसमें क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं और ये 90 अंश पे जो है कट करता है। विकर्ण भी इसके बराबर होंगे, सारे 90 डिग्री के होते हैं इनके, लेकिन याद रखना जो विकर्ण होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो पॉइंट मैं आपको लिखवा ही देता हूं, ए बी सी डी। तो इसमें भुजाएं जो साइड से होंगे वो क्या होंगी, जो ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए, यानी कि सारे भुजाएं आपस में बराबर होंगे। और कोण की बात करें तो सारे कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, यानी कि कोण ए इजकल टू कोण बी इजकल टू कोण सी इजकल टू कोण डी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। ठीक है, अब जो डायगोनल है इनके वो भी बराबर होंगे, जो बी से डी मिला देते हैं हम। ठीक है, और ए से सी। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे, यानी कि ए सी इजकल टू बी डी, ये भी आपस में बराबर होंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर ये सपोज ओ पे कट करता है तो ये दो इनको दोनों क्या कहते हैं, समद्विभाजित करेंगे। ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, समद्विभाजित करने का कंडीशन, यानी कि अगर हम देखें तो AO इजकल टू OC होगा। ठीक है, और BO इजकल टू OD होगा। इनके जो ये बराबर बराबर भाग में कटते हैं ये। ठीक है, ये दोनों बराबर बराबर भाग में कटते हैं, और जो यहाँ पे जो बनता है एंगल वो भी क्या होता है आपका 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री पे कट करता है, चारों कॉर्नर पे तो 90 डिग्री बनता है। इसके अलावा जो कट एक दूसरे को काटते हैं वहां पे भी 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे आप एंगल के बारे में और लिख लो कि जो AOB है वो जो है AOB, ये चारों कोण बराबर होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ये आप लिख लो कैसे, AOB, कोण AOB बराबर कोण AOD। ठीक है, बराबर कोण BOC बराबर कोण COD। ये सारे कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि जो केंद्र पे ये काटते हैं दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं और इनका एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो ये आपने वर्ग का स्टडी किया। अब आगे बढ़ते हैं हम समचतुर्भुज की तरफ। समचतुर्भुज क्या है, इसे हम पतंगाकार आकृति कहते हैं। ठीक है, ये इतना समझना आप, पतंगाकार यानी कि जो पतंग होता है उसके आकार की आकृति होती है उस जैसी, तो इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं या रोम्बस कहते हैं। इसमें देखिए, अगर मान लो नॉमेनक्लेचर हम दे देते हैं इनका A B C D, इनके जो विकर्ण होते हैं उनको हम एक दूसरे से मिला देते हैं। ठीक है, अगर सपोज ये वो पॉइंट पे काटते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसके बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं। इसकी सारी भुजाएं तो आपस में बराबर होती ही हैं। ठीक है,
यानी कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए बराबर होती हैं। और जो एंगल्स होते हैं आपके, वो आपके एंगल जो कोण कोण भी ये सब 90 डिग्री नहीं होते हैं, लेकिन आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण सी ये होगा 180 डिग्री, इनका समेसन। कोण बी प्लस कोण डी इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। और इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को जो है समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री का बनाते हैं, ठीक है। तो विकर्ण यहाँ पे अगर क्या हो गया, ये वाला विकर्ण इसके बराबर और ये वाला विकर्ण जो है इसके बराबर, और यहाँ पे जो सारे एंगल हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको समझना होगा। यहाँ से विकर्ण जो होंगे वो एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करेंगे, यानी कि अगर AO की बात किया जाए तो AO इजकल टू OC होगा, ठीक है, और BO इजकल टू OD होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और सारे कोण क्या होंगे, सारे कोण जो हैं उनकी वैल्यू जो है 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम देखें कोण AOB इजकल टू कोण COD इजकल टू कोण AOD इजकल टू कोण BOC, ये सारी वैल्यू क्या है 90 डिग्री पे एक दूसरे के आधे पे काटते हैं, 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको समचतुर्भुज से मिलती है। आगे क्या है, लास्ट है ये समचतुर्भुज। ठीक है, इसको कहते हैं हम ट्रेपेजियम। इसका जो है बहुत अच्छे से इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं जो हम मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही याद रखो कि दो भुजाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। अगर इसको यहाँ से हम यहाँ पे लंब डालते हैं तो ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है, जिसे ऊंचाई कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का की ऊंचाई होती है। इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि जो आपका AD है वो समांतर BC के है, ठीक है, और जो AB है वो समांतर नहीं है आपके CD के। तो ये दो कंडीशन इसके बनते हैं, समलंब के दो भुजाएं जो है समांतर नहीं रहती हैं, ठीक है। इसके अगर हम केंद्र से केंद्र मिला दें तो हमारी ये माध्यिका कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला दें तो ये हमारी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है, ठीक है। बस 1-2 पॉइंट है इसमें। समलंब चतुर्भुज में इतना ही आप स्टडी करिए, बाकी जो हम मेंसुरेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो चैप्टर पे होगा फंडामेंटल एंड अरिथमेटिकल ऑपरेशन। फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। फंडामेंटल यानी कि बेसिक, BODMAS, स्क्वायर रूट, LCM, SCF, 3-4 टॉपिक इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन वही होता है कि आपका जोड़ घटाना गुणा भाग करना हो गया, घनमूल वर्गमूल हो गया, LCM निकालना, समासा निकालना हो गया, ठीक है, और घातांक करड़ी से संबंधित क्वेश्चन। तो मतलब बेसिक कैलकुलेशन जो मैथमेटिक्स में होती है उसी को हम फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा सीक्वेंस लेक्चर हो जाए आपका, ताकि इसलिए हम अगला जो लेक्चर होगा नंबर सिस्टम या अलजेब्रा से होगा, देन मेंसुरेशन और लास्ट में स्टैटिक्स, ठीक है। जैसा भी आप लोग बताओगे उस तरह से हम सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से स्टडी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।